नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूपीएससी सिलेबस में जीएस पेपर 3 का पार्ट है और प्रीलिम्स का पार्ट है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि सिलेबस है क्या और उसकी प्रासंगिकता क्या है। व्हाट आर द रिलेवेंसेस ऑफ साइंस एंड टेक इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ये मेंस का आपके सामने चार्ट है जिसमें 2019 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में लगभग हर बार रहा है। मैक्सिमम 6 है और मिनिमम 2 है, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हर साल रहे हैं। ठीक है, तीन बार 3 रहा है और 2019 में 4 क्वेश्चन रहे। और जो चारों क्वेश्चन, एक स्पेस टेक्नोलॉजी, एक बायोटेक्नोलॉजी, एक न्यूक्लियर साइंस और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर रहे हैं। सिमिलर अर्थात 2 से 4 क्वेश्चन कहने का मतलब है कि ये तकरीबन कहें तो 40 से 50 मार्क्स का पोर्शन कवर करता है। क्योंकि जीएस पेपर 3 को अगर हम कंसीडर करें तो जीएस पेपर 3 में सिलेबस अगर देखें तो पहले टेक्नोलॉजी है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह सब टॉपिक्स होने के बावजूद 250 मार्क्स में तकरीबन 40 से 50 मार्क्स का वेटेज साइंस एंड टेक कवर करता है मेंस में। सिमिलरली जब हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये एक चार्ट है जो कि प्रीलिम्स के 2011 से लेकर के 2019 के बीच में है। मिनिमम क्वेश्चन 2003 में पूछे गए थे, 2013 में, जो कि 2 क्वेश्चन है, और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 2011 में थे। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो 11, 10, 10, 4, 7, तो ऑन एन एवरेज अगर इसका लिया जाए तो लगभग हम कह सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक का होता ही है। और 6 से 7 क्वेश्चन का मतलब है 15 to 20 के बीच में मार्क्स का रेलेवेंस रखता है प्रीलिम्स के केस में। अब आते हैं हम कि इंपॉर्टेंस क्या है सेगमेंट का। तो सिलेबस को अगर हम, जो यूपीएससी अपने सिलेबस में डिक्लेयर कर रही है, हम उसकी बात करें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में हम देखते हैं लास्ट में दिया गया है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। और जनरल साइंस को हम अकेला नहीं यहां पढ़ सकते, उसको पढ़ने के साथ साथ हमें इसको रिलेट करना पड़ेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। कि अगर मानिए कि जनरल साइंस के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कोई नया अचीवमेंट आता है इंटरनेशनली या नेशनली, तो उसके बारे में भी जानकारी रखनी जरूरी है। साथ में जब मेंस का हम सिलेबस देखते हैं तो मेंस के सिलेबस में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस इसलिए क्योंकि जब तक किसी भी साइंटिफिक इन्वेंशन का या फिर जो रिसर्च किए गए और उससे जो आउटकम निकला, अगर उसका एप्लीकेशन इस तरह से ना हो जो कि लार्जर डे टू डे लाइफ में या फिर लार्जर मास को इफेक्ट करता हो, तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता। इसलिए साइंस एंड टेक के हर टॉपिक के एप्लीकेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो 2020 का अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन था कि ड्रोन का इस्तेमाल, ड्रोन के बारे में हम बहुत सुनते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किस किस काम के लिए किया जाता है, और उसमें 4-5 ऑप्शंस दिए गए थे और उनमें था 1 सही, 1, 2, 3 सही, लाइक दिस। तो कहने का मतलब कि ड्रोन का एप्लीकेशन कहां कहां कर सकते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2020 के एग्जाम में। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो अचीवमेंट में हम इंडियन पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं कि जो साइंटिस्ट जिनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस के क्षेत्र में, उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानना, और साथ ही साथ कि टेक्नोलॉजी का इंडियनाइजेशन कहने का मतलब कि हम इंडिजिनस अपने यहाँ कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं और कैसे उसको यूज कर रहे हैं। लास्ट है क्या कि अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ, यहां पे देखिए सर्टेन फील्ड्स स्पेसिफिकली डिटरमाइन किए गए हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं? तो इन क्षेत्र में जितने भी डेवलपमेंट होंगे, उन डेवलपमेंट कैसे होंगे? तो इंटेलेक्चुअल, जो आदमी की बौद्धिक संपदा है, जो आदमी के ज्ञान से निकल करके आता है, उसकी मेहनत से निकल करके आता है, जो कि फिजिकली भले ही एग्जिस्ट न करे लेकिन उसका रेलिवेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आइडिया है, उस आइडिया को जब हम सामान में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम पेटेंट कराते हैं। या फिर जैसे कविता लिखते हैं, तो कविता लिखते हैं तो वो कविता एक आइडिया है, जब हम उसको पेपर पे लिख देते हैं तो वो उस पर कॉपीराइट हो जाता है हमारा। तो कहने का मतलब कि जो भी डेवलपमेंट होंगे इन फील्ड में, उन सबको जब रिड्यूस कराएंगे तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस जो भी इश्यूज हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, वो सिलेबस में। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2019 का लास्ट ईयर मेंस हुआ, उस मेंस में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ इट विल बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। अब इंडिया अपना स्पेस प्रोग्राम चलाता है जिसमें हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो कहने का मतलब ये स्पेस टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब हमें 2 चीज, ये क्वेश्चन बता रहा है कि हमें 2 चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक तो स्पेस प्रोग्राम, कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम क्या है, और दूसरा कि जो स्पेस स्टेशन है उसका क्या रेलिवेंस है, और अगर इंडिया का अपना होता है स्पेस स्टेशन तो उसका क्या बेनिफिट होगा। इट मीन्स कि व्हाट आर द रेलिवेंसेस और बेनिफिट्स दैट आर अवेलेबल फॉर इंडिया, दैट वुड बी अवेलेबल फॉर इंडिया इफ इट हैज इट्स ओन। तो कहने का मतलब कि जब कभी हम कोई चीज पढ़ेंगे तो उसका भारत के परिप्रेक्ष्य में ये देखना है कि उससे भारत को क्या फायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर डोम परियोजना क्या है, साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है। अब ये देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट है क्या। अब उसके बाद कि एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग इंटरनेट क्राइम। अब हम सोशल मीडिया के बारे में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के साथ साथ देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल क्या हो रहा है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो हमें साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए साइबर डोम प्रोजेक्ट लाया गया। अब ये प्रोजेक्ट है तो ये किस तरह से कंट्रोल करने में सक्षम होगा क्राइम को, ये जानना जरूरी है। तो कहने का मतलब जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनका रेलिवेंस क्या है, ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन कहने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ परंपरागत तौर पे चल रहा है। उदाहरण के लिए जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो गांव में घर में क्या किया जाता है कि गर्म दूध में हल्दी डाल के पिला दिया जाता है, या फिर किसी को घाव होता है, ठीक है, या फिर कट गया तो वहां पे क्या करते हैं, हल्दी की पट्टी लगा दी जाती है। हल्दी क्या काम करता है, वो एंटी एलर्जिक काम करता है, जो कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ चलता आ रहा है। तो क्या उसको कोई भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, क्या उसको पेटेंट करा सकती है? तो उसके प्रोटेक्शन के लिए किस तरह से काम किया जाता है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, पेटेंट पढ़ना पड़ेगा, और पेटेंट पढ़ने के साथ साथ उसमें एक्सेप्शंस क्या है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जिनका पेटेंट नहीं हो सकता उसमें रखना होगा ना इस नॉलेज को, ताकि हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन है कि किसान के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का क्या, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर। अब बायोटेक्नोलॉजी का फार्मर्स के कंटेक्स्ट में रेलिवेंस क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का रेलिवेंस हो सकता है
फार्मास्यूटिकल कंपनीज के रेस्पेक्ट में भी, बायोटेक्नोलॉजी का रेलिवेंस हो सकता है फार्मर के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। तो जो रेलिवेंस है उसके बारे में पढ़ना हमेशा जरूरी है। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हर टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मेंस का अगर सिलेबस देखें तो मेंस के सिलेबस में जैसा मैंने कहा कि अवेयरनेस अबाउट की बात की गई है, तो वहां पे 6 पॉइंट दिए गए हैं। पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स भी है। कंप्यूटर्स इसलिए क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम्स में चेंजेस के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेचर में भी चेंजेस आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि कई सारे कंप्यूटर, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, उसके बाद फिर अभी नया सुपर कंप्यूटर बनाया गया है एक परम। तो कहने का मतलब कि हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिंक करके पढ़ना है। इन सारे टॉपिक्स का सबसे पहले मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है और एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा किसी भी टेक्नोलॉजी का तो वो वर्थलेस है, उसके बारे में जानने से कोई फायदा नहीं है। तो उसके एप्लीकेशन को समझना, जानना और उन एप्लीकेशन के होने से क्या बेनिफिट्स होंगे, जो एडवांसमेंट होगा या फिर बेनिफिट होगा, दोनों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। और जब ये सारे प्रॉपर होंगे तो इनकी प्रॉपर्टी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा। उसके साथ साथ आपको ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। और साथ ही साथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013। पॉलिसी क्या होता है कि किसी भी फील्ड के लिए एक पॉलिसी तैयार की जाती है। पॉलिसी का मतलब होता है कि क्या हमारे प्लान्स हैं और किस तरह से हम उसको फुलफिल करेंगे। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका लिंक अभी मैं यहाँ पे आपके डिटेल जो सेक्शन होगा उसमें हम डाल देंगे ताकि आप वहां से उसको एक्सेस कर सके, पढ़ सके। ट्रिप्स एग्रीमेंट की जो कॉपी है वो भी इसमें डाल दी जाएगी लिंक में, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो कहने जो भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमें उनके मीनिंग, नेचर और एप्लीकेशन को समझना बहुत ही आवश्यक है। नाउ कम टू द डिटेल सिलेबस ऑफ ईच टॉपिक। तो जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले कंप्यूटर्स। और जब कंप्यूटर्स पढ़ेंगे उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का कोरिलेशन है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे तो उसके साथ पढ़ना पड़ेगा नेट न्यूट्रलिटी। और नेट न्यूट्रलिटी, और जब नेट की बात करेंगे तो साइबर वायरसेस, जो क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम, जो इंटरनेट पे जो क्राइम होते हैं उनको कहते हैं साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम्स को करने के लिए वायरस के बारे में सुनते हैं जिनका कि हम एंटीवायरस खरीद करके यूज करते हैं अपने सिस्टम में, तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि अभी रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है। उसके बाद जब इनको पढ़ेंगे तो साइबर लॉ क्या है इंडिया में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। ये नहीं है कि आपको हर सेक्शन पता होना चाहिए किसी भी एक्ट का, उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट पता होनी चाहिए, लेकिन किसी भी एक्ट में पहला कि क्या क्या उसके अथॉरिटी है, एक्सटेंड क्या है, दूसरा एम क्या है उसका, तीसरा क्या क्या क्राइम है उसके अंदर अगर कोई क्राइम दिया गया है तो, और चौथा उसको कर्टेल करने के लिए क्या उपाय दिए गए हैं। कर्टेल इन द सेंस कि उसके लिए पनिशमेंट क्या बताई गई है। साथ में यहाँ पे हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की बात की गई है। हाइपरलूप लास्ट ईयर काफी न्यूज में रहा है। 5G, अभी 2G, 3G, 4G हो चुका है, 5G पे रिसर्च चल रहा है। 5G पे काफी कंपनी जो है वो एक दूसरे से टाई अप कर रही है, कोऑर्डिनेशन कर रही है, इसके जो है सो R&D चल रही है, तो इसके बारे में जानना। और 3D प्रिंटिंग, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर के टॉपिक्स हैं। जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्पेस प्रोग्राम रन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद इसरो के बारे में जब जानकारी हो जाती है तो हमें जानना पड़ेगा स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस है एक, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के बारे में।
फिर इसके अंदर जो जो प्रोजेक्ट और जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जैसे GSLV और GSAT इनसेट, ये व्हीकल्स हैं और ये सैटेलाइट ग्रुप है, ये दोनों। तो कि कौन से व्हीकल से कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, स्क्रैमजेट इंजन, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, अभी मार्स मिशन हुआ था, मार्स ऑर्बिट में हमारे क्या क्या प्रोग्राम थे, चंद्रयान 1 और 2। तो कहने का मतलब जो स्पेस प्रोग्राम्स रिसेंटली चल रहे हैं, ठीक है, तो रिसेंट प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम और फ्यूचर पर्सपेक्टिव, जैसे कि अभी इंडिया देख रहे हैं कि कॉमर्शियली भी कई देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो कहने का मतलब स्पेस प्रोग्राम, और चूंकि मेडन फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया ने मार्स तक अपने जो है सो मार्स मिशन को कंप्लीट किया, जिसकी वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया का एक डिफरेंट रेपुटेशन वर्ल्ड के सामने प्रोजेक्ट हुआ है, जो सामने बन के उभरा है। तो कहने का मतलब आज बहुत से जो इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर रहे हैं। तो उन सब के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि हर प्रोजेक्ट का एडवांसमेंट क्या होगा, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं और पॉजिटिव्स क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। सिमिलरली जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप्स की बात, GN ब्रिंजल, उसके बाद GN मस्टर्ड की बात अभी रिसेंटली चल रही थी। तो उसके बाद इनके बारे में जानना चाहिए कि मॉडिफाइड क्रॉप्स होते क्या हैं। नेक्स्ट कम टू एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जीन एडिटिंग और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। साथ ही अगर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, रिसेंटली न्यूज में रहा है, ठीक है, तो उनके बारे में भी जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी का इंडिया के लिए क्या रेलिवेंस है, इसका मतलब है कि कहां कहां हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी का रेलिवेंस कैसे फार्मर्स के लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए यूजफुल है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 के मेंस में। नाउ कम टू डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस में यहां पे कुछ गलत हो गया है, ये सेम इमेज आ गई है जो कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमें डिफेंस में देखना पड़ेगा कि डिफेंस में हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा मतलब अभी ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो हमने इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से बना है। उसके बाद इजराइल के साथ मिलकर के इंडिया ने रडार सिस्टम डेवलप किया है। तो जो भी हम कोलैबोरेशन करके या फिर इंडिया के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो जो प्रोजेक्ट हम इनिशिएट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जैसे अभी रिसेंटली अपाचे हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया गया, उससे पहले अभी फ्रांस से हमने राफेल खरीदा है। तो राफेल के क्या फीचर्स हैं, उसके आने से इंडियन एयरफोर्स के लिए क्या एडवांस बेनिफिट्स हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मेजर पर्पस ये है साइंस एंड टेक के बारे में जानने के लिए कि आपको उसके प्रोस एंड कॉन्स बेनिफिट्स पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं कि जो कुछ भी डिफेंस में होगा, तो जैसे डिफेंस में हम क्या कर रहे हैं, अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का मतलब है कि अब वो चीज हम पहले खरीदते थे, अब वो हम अपने यहां बनाएंगे उनकी टेक्नोलॉजी को शेयर करके, ठीक है। और इंडिया का डिफेंस प्रोग्राम क्या है, जैसे अभी कई सारी सबमरीन इंडिजिनस बनाई गई और उनको इंप्लीमेंट किया गया, इंडक्ट किया गया नेवल फोर्सेस में। तो इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम के अंदर किस तरह से हम नए नए जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे भारत के परिदृश्य में क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमें जानना जरूरी है। नाउ कम टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात हम क्यों करते हैं? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करने के पीछे का मकसद है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है। इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होते हैं, अर्थात अगर कहीं न्यूक्लियर अटैक करना है तो उसकी परमिशन कौन देंगे? प्राइम मिनिस्टर देंगे। तो ऐसे में हमें एक तो ये तो डिफेंस के पर्पज से भी जरूरी हो गया।
दूसरी तरफ एनर्जी सिक्योरिटी, बिना एनर्जी के कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। तो एनर्जी सिक्योर करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं, और जिसके तहत हमने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो डेवलप किए हैं। कुछ फ्यूजन रिएक्टर हैं, कुछ फ्यूजन रिएक्टर हैं। तो कहाँ पे क्या है, किसकी मदद से क्या किया है, उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, और कैसे ये काम करता है, वर्किंग, उसके बेनिफिट क्या है, उसके नुकसान क्या है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी। साथ ही इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है। न्यूक्लियर प्रोग्राम कहने का मतलब है कि दो चीज होती है, जो न्यूक्लियर हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका दो, एक सिविल यूज होता है और दूसरा मिलिट्री यूज होता है। अब कोई भी कंट्री आपको मिलिट्री यूज के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी परमिशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि कौन चाहेगा कि आप जो है सो न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके बैठे और वो बाद में किसी पे फोड़ दें। तो सिविल यूज के लिए होता है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको IAEA है, जो आपके रेगुलेट करता है, इसको देखता है ऑब्जर्वर के तौर पे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से प्रोजेक्ट को देख सकता है, किसको नहीं देख सकता है, क्योंकि हमारा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होगा, हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो मिलिट्री पर्पस के लिए होंगे, वहां पे हम किसी को एक्सेस नहीं देते हैं। इसमें दो कंसेप्ट और आते हैं, एक है नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी और दूसरा है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। NSG का हिस्सा भारत को लेकर के चाइना काफी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था। NPT है, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, जिसमें कि आप न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, नए न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन ट्रीटीज के बारे में जानना जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक सिलेबस। इसको पढ़ना कैसे है, तो आप कभी भी कोई भी टॉपिक उठाएं साइंस एंड टेक का, सिलेबस के हिसाब से उठाइए। पहला, किसी भी टॉपिक का मीनिंग, स्कोप। दूसरा, हाउ इट वर्क्स, क्योंकि कई बार वर्किंग को लेकर के क्वेश्चन पूछ देता है, तो हाउ इट्स वर्किंग। उसके वर्किंग के बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन के बारे में जाने बिना, जब तक उसका रेलिवेंस नहीं होगा, कुछ यूज नहीं होगा, तब तक उसके बारे में जानकारी व्यर्थ है। तो एप्लीकेशन क्या है ये जानना जरूरी है। और लास्ट में रिसेंट डेवलपमेंट। रिसेंट डेवलपमेंट इसका मतलब है कि हाल के 1-2 साल में अगर कुछ हुआ है, जैसे पहले यूपीएससी मात्र जो है सो 1 साल तक का प्रीवियस ईयर का करंट का क्वेश्चन पूछती थी, बट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि 1.5 साल 2 साल तक जा रहे हैं। तो रिसेंट 1-2 साल में जो डेवलपमेंट हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में भी जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। दिस इज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक सिलेबस फॉर यूपीएससी। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, you can ask me in comment. I am providing links that are required for understanding of policies and program in description. You can download from there. Thank you so much. Thanks for watching.